हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम्प्लेक्स VVU से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रही है, सिलेबस के अनुसार उसकी तैयारी करवा रही है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जो क्लास होगा, आज का जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 4 होगी। और किन के लिए होगी? जिनका सेमेस्टर 1, 2, 3 में MDC पेपर ज्योग्राफी होगी। कौन सी पेपर? MDC पेपर ज्योग्राफी। जो आप लोग रखे हैं ज्योग्राफी का पेपर MDC में, उन लोग के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये लेक्चर होगी और इसके साथ साथ आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी चल रहा है, वो भी इसको ज्वाइन करने से पहले वो भी क्लास आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या? देख लीजिएगा, तभी आज की लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा वोल्केनो के बारे में। किसके बारे में? वोल्केनो के बारे में। अब वोल्केनो तो आप लोग सुनते ही हैं। आप लोग क्या बोलते हैं वोल्केनो को हिंदी में? हम लोग बोलेंगे ज्वालामुखी। आज की जो लेक्चर होगी वो ज्वालामुखी के बारे में होगी। आखिर ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, भारत में कितने ज्वालामुखी है, कहाँ है, वो सारी आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे। ये आपकी सेमेस्टर के साथ साथ अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वोल्केनो से। आज का जो लेक्चर है वो है वोल्केनो पर, यानी ज्वालामुखी। अब देखो, इसमें फिगर बताने से अच्छा है कि आप लोग हैं दिवाली सब मनाते हैं। अब दिवाली यानी आप लोग फुलझड़ी देखे होंगे जिसको अनार बोलते हैं, तो यही फुलझड़ी आप लोग को मान के चलना है। ज्वालामुखी से जो निकलती है, जो फुलझड़ी जलने के बाद जो छितरा जाती है, जिसको हम लोग देहाती लैंग्वेज में छितरा जाती है, बिखर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल आप लोग लेके यानी मान सकते हैं ज्वालामुखी का। चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो सर ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो बोलेंगे। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित यानी हम लोग अभी जहां खड़ा है वो कहा सतह उपस्थित ऐसी दरार या मुख होती है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। उसे क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी बोलेंगे। ज्वालामुखी पहले से ही स्थित है यानी पृथ्वी के सतह पर दरार पड़ गया यानी वो ज्वालामुखी है। अब वही ज्वालामुखी के मुख से यानी मुंह से क्या आएगी? पृथ्वी के जो अंदर है, भीतर जो गर्म पदार्थ है जैसे लावा, गैस और भस्म आदि बाहर आते हैं, उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। अभी हम क्या बताएं, फुलझड़ी को अगर आप जलाइएगा तो फुलझड़ी में क्या अंदर रहता है? तो बारूद रहता है और यही बारूद अंदर से बाहर निकलता है जलने के माध्यम से। यानी जल अगर वो बारूद रहबे न करे तो जलबे न करेगा, ऊपर वो फेंकबे न करेगा, तो उसमें बारूद रहता है जिससे वो बारूद जल के क्या आता है? आग के रूप में बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह बोलता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निश्चित इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। बताएं, शंकुकार यानी ट्रायंगल, शंकु आप लोग समझ रहे होंगे ट्रायंगल, तो कहीं ना कहीं इन पदार्थों के जमा होने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप के ज्वालामुखी भी शंकु कहा जाता है। अब जो ये पदार्थ निकला, जो भी पृथ्वी से जो भी पदार्थ निकला, तो वो भी कहीं ना कहीं शंकु आकार धारण कर लेता है, उसी को हम लोग ज्वालामुखी शंकु भी कहेंगे। ज्वालामुखी किसे कहेंगे? तो सर पृथ्वी का वो स्थल, वो दरार जहां से पृथ्वी का गर्म चीज बाहर निकलता है। क्या निकलता है? पृथ्वी का जो भी अंदर का जो भी गर्म चीज, लावा, राख, आग, जो चीज बाहर निकलता है उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वालामुखी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्या बोलता है। ज्वालामुखी के संबंध प्लेट विवर्तनकी से है, क्योंकि यह पाया गया है कि प्लेटों की सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेट सीमाएं
पृथ्वी की ऊपरी परत में विभिन्न उत्पन्न हेतु कमजोर स्थल उपलब्ध करा देती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति मेंडल प्लूम से माने जाते हैं और ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट की संज्ञा दी गई है। अब कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, उसमें मैंने 3 संरचना को डील किया था। पहला किया था क्रस्ट। मैं बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं कि क्लास अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्लास को जरूर देख ले। पहला हम लोग पढ़ाए थे क्रस्ट पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे मेंटल पढ़े थे, और तीसरा क्या पढ़े थे, तीसरा कोर पढ़े थे। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत भी पढ़े थे। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि प्लेट विवर्तन से यानी ज्वालामुखी का संबंध क्या है, प्लेट विवर्तन की, यानी प्लेटों के टकराने से भी हो सकती है। वो टकराने के बाद उसकी जो सेंटर पॉइंट होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट की संज्ञा देते हैं। चलिए आगे क्या बोलता है, भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों में से रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए क्या बोलता है, भू आकृति यानी पृथ्वी का जो आकृति होती है उसमें ज्वालामुखी को आकस्मिक कभी भी घटना घट सकती है। इमरजेंसी हम लोग बोलते हैं ना, आपातकाल इमरजेंसी, तो यही बोलता है कि आकस्मिक घटना, अरे आकस्मिक घटना घटलो का होला, वो खत्म हो गया। आकस्मिक समझ सकते हैं, आकस्मिक घटना का प्रदान करती है, आकस्मिक घटना प्रदान होती है ज्वालामुखी। वहीं दूसरी और पर्यावरण भूगोल इनका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में किया है। और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा जो भी आया बोला कि नहीं ज्वालामुखी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है जिनकी बात सिद्ध होती है। इन्हीं की बात यानी ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है क्योंकि इससे परितंत्र और जान माल की भी क्षति होती है। तो कहीं ना कहीं पहला बोला कि नहीं पृथ्वी का जैसा आकार है वही आकार पर ज्वालामुखी आती है। तो दूसरा बोला नहीं तू गलत बोली थी, हम कहा ये जो ज्वालामुखी वो प्राकृतिक घटना है और कभी भी घट सकता, आकस्मिक है भैया, कभी भी घट सकता है जिससे जान माल क्षति होता है। चलिए अब हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ज्वालामुखी। समझ ले क्या होता है ज्वालामुखी, कब आता है ज्वालामुखी, कैसे आता है ज्वालामुखी, किसको कहते हैं ज्वालामुखी, कहाँ स्थित होता है ज्वालामुखी, वो आप लोग समझ लिए होंगे। अब आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं, 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला प्रकार है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। क्या आंसर है, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। अब देखो सक्रिय जागृत ज्वालामुखी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं समझिएगा। भूवैज्ञानिकों में सक्रियता को लेकर मतभेद नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा हो या उसके जल्द ही फटने की आशंका हो या फिर उसमें गैस रिसने, धुआं या लावा उगलने या भूकंप आने जैसी सक्रियता के चिन्ह हो तो उसे सक्रिय माना जाता है। स्ट्रोम्बली यानी लिपारी द्वीप, माउंट एटना इसके उदाहरण है। इस प्रकार की ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन। अब देखो समझिए सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, मेरे भाषा में समझो। अब क्या बोलते हैं, ये वैसे ज्वालामुखी होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं भैया, कहियो फट सको, कभी आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, जब मन करो तब फटो। तो वैसे ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे, जो कभी भी फट सकती है भैया, हम इसकी गारंटी ना कभी ब्लास्ट कर सको। तो वैसी ज्वालामुखी को क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। और इटना, कौन सा, इटना ज्वालामुखी इसका संक्षिप्त एक उदाहरण है। तो सक्रिय के आधार पर यानी सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे, तो सर सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहेंगे जो कभी भी फट सकती है, कभी भी चांस है फटने का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। दूसरा क्या बोलता है, मृत ज्वालामुखी। कहा भैया मृत यानी मरल भैया, कभी जिंदा न होता, क्या होता, कभी जिंदा ना होता, मरल खत्म हो गई, वही हो गया ज्वालामुखी। देखिए क्या है, ये कभी नहीं फटेगा,
वही बोला, ये वह ज्वालामुखी होते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों की अपेक्षा है कि वो फटेंगे नहीं। मर गया तो क्या फटेगा, मर गया तो नहीं फटेगा, फटेंगे नहीं। इनके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है, क्या बोलता है देखिएगा, इनके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि इनके अंदर लावा और मैग्मा खत्म हो चुका है। हमारे अंदर जान खत्म हो गया तो हम जिंदा हो सको या हम चल सको ना, हड्डी टूट गया है, अंदर हड्डी मेरा खत्म हो गया, तो हम हाथ से काम कर सकते नहीं कर सकते। तो वही बोला मृत ज्वालामुखी मर गया है तो ये कैसे काम करेगा, इसका अंदर का लावा और मैग्मा सब चीज खत्म हो चुका है और अब इनमें उगलने की गर्मी व सामग्री बची ही नहीं है। अब लावा और मैग्मा खत्म हो चुका है, तो पेट पूरा खाली हो गया, तो तू उल्टी कर भी ना कर भी, खा ले लिए दबा के पूरे एकदम खा ले लिए, पूरे खा लिए। अब पेट में गया, अब वो जब पेट में जब उल्टी करेंगे, कभी भी उल्टी हो सको, भाग करे इतना खा लिया कभी भी उल्टी कर सकते हैं, तो वो जो उल्टी करेंगे कभी भी, तो वो किसमें आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा पहला जो हम लोग क्या पढ़े, हम कभी भी उल्टी कर सकते हैं तो वो सक्रिय ज्वालामुखी में आ जाएगा, कभी भी फट सकता है, यानी हम कभी भी उल्टी कर सकते हैं। अब उल्टी कर दिए, हम उल्टी कर दिया, पेट में हम कुछ है ना खा लिया, खाली मांस खाली खा लिया, पेट में खा लिया, तब उल्टी होवे चांसे न खा, अब कभी उल्टी ना करबो, यानी पेटवा में जो भी चीज हला सब खत्म हो गलो, तो केकर में आ जाते हो, वो आए तो मृत ज्वालामुखी में। अब का वही बोला कि लावा मैग्मा खत्म हो चुका है, हम जे खाना के लिए निकल गया सब खत्म हो गलो, अब कभी ना हम फटबो, अब कभी ना उल्टी करबो, तो किस में आ जाएगा, वो मृत ज्वालामुखी में आ जाएगा। अगर किसी ज्वालामुखी के कभी भी विस्फोटक प्रकार की सक्रियता की कोई भी घटना होने की संभावना नहीं हो तो अक्सर उसे मृत समझा जाता है। इसके मुख्य उदाहरण कौन सा है, किलिमंजारो, कौन सा है, किलिमंजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काट के लिख दीजिए, किलिमंजारो। कहां है किलिमंजारो, तंजानिया अफ्रीका में एक है किलिमंजारो, और पोपा ये कहाँ है, म्यांमार में। तो ये जो ज्वालामुखी है वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मृत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी ये क्या बोलता है समझिएगा, वैज्ञानिकों में मृत और सुप्त ज्वालामुखियों में अंतर बता पाना कठिन है, लेकिन अगर मानवीय स्मृति में कोई ज्वालामुखी कभी भी इतिहास से बहुत पहले फटा हो तो उसे सुप्त ही माना जाता है, लेकिन मृत नहीं। अब मान के चला हम कभी पहले फट गए, कभी भी हम पहले उल्टी कर दिए, लेकिन हम कभी और हम इतिहास में किए हैं एक बार, लेकिन फिर उल्टी करने का संभावना है, फिर उल्टी करने का संभावना है, तो उसे प्रसुप्त या फिर सुप्त ज्वालामुखी में रखा जाएगा, यानी मृत नहीं है। बल्कि बहुत से ऐसे ज्वालामुखी है जिन्हें फटने के बाद एक और विस्फोट के लिए दबाव बनाने में लाखों साल गुजर जाता है, इन्हें उस दौरान सुप्त माना जाता है। मसलन तोबा ज्वालामुखी जिसके विस्फोट में देखिए क्या लिखा है, एक तो ज्वालामुखी है जिसका नाम है मसलन तोबा ज्वालामुखी, जिसके विस्फोट में 8 से लगभग 70,000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मानव मारे गए थे और पूरी तरह मनुष्य जाति विलुप्त की कगार पर आ पहुंची थी। हर 3,80,000 वर्षों में पुनः विस्फोट के लिए तैयार होता है। अब देखो भैया एग्जाम्पल के लिए समझिए क्या बोलता है, प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी कि ये कभी भी आएगा, मतलब कि सक्रिय कभी भी आ सको आते रहता है, और प्रसुप्त ये आने की संभावना है, क्या बोल सकते हैं, ये दोबारा आने की संभावना है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। हमको दोबारा उल्टी करने की संभावना है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सुप्त उल्टी या फिर प्रसुप्त उल्टी कहेंगे, तो उल्टी नहीं ज्वालामुखी कहना है। तो प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी किसे कहेंगे, तो सर प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी उसे कहेंगे जो कभी भी आने की संभावना है, कभी भी आ सकता है, यानी जिसकी आने की संभावना होगी
उसे ही प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। मृत ज्वालामुखी जो कभी नहीं आएगा, खत्म हो गया है, और सक्रिय ज्वालामुखी शुरुआते जाते रहेगी, कभी भी आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ज्वालामुखी को 3 प्रकार से हम लोग समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ज्वालामुखी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और शांत या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। चलिए अब ये हुई ज्वालामुखी की बात। नेक्स्ट क्या बोलता है, भारत में ज्वालामुखियों की सूची। अब कहीं ना कहीं भारत में ज्वालामुखी है सर, बताइए तो हम बता रहे हैं, समझिए। ज्वालामुखी प्रकृति के किसी राक्षस से कम नहीं है। सही बोला गया भैया, प्रकृति से किसी राक्षस से कम नहीं है, वे खतरनाक और जानलेवा होते हैं। प्रकृति में ज्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट परमाणु विस्फोटों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। प्रकृति का ज्वालामुखी जो होता है भैया, जो हमारा जापान में जो परमाणु बम गिरा दिया था, उससे ज्यादा घातक और ज्यादा शक्तिशाली प्राकृतिक ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनकी अलग अलग प्रकृति उन्हें अलग अलग तरीके से प्रभाषित करती है, जिसमें से हम लोग ज्वालामुखी के 3 प्रकार को देख लिए थे। अब देखिए क्या बोलता है, नोट में क्या बोला है कि गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है भैया, गोवा में है, के शोधकर्ताओं के अनुसार भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कभी भी आ सकती है, कभी भी आने का चांस है, इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जो 150 वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा था तथा 1991 से एक बार फिर राख उगलने लगा है। अब कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये गोवा के स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के द्वारा पता किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी आपकी अंडमान निकोबार में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखते हैं भारत के सभी ज्वालामुखी। अब देखिए क्या क्या बोलता है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप कहाँ है, ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार में है। बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार में, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप एक ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, जो आ सकती है। दूसरा है नारकोंडम अंडमान द्वीप समूह। अब देखो कहीं ना कहीं नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं अंडमान में है। अंडमान निकोबार 2 भाग है, लेकिन नारकोंडम कहाँ है, तो अंडमान में है। दक्कन का पठार ये कहाँ है, मध्य भारत में है। बाराटांग द्वीप ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। धिनोधर हिल्स ये कहाँ है, धिनोधर हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। धिनोधर हिल्स कहाँ है, गुजरात में है। बाराटांग द्वीप कहाँ है, अंडमान में है। दक्कन का पठार कहाँ है, भारत के मध्य में है। ढोसी हिल, कौन सा हिल है भैया, ढोसी हिल, ये कहाँ है, हरियाणा में। ये सब ज्वालामुखी है भारत में, ज्वालामुखी। उसके बाद तोशाम हिल्स, कौन सा हिल्स, तोशाम हिल्स, वो कहाँ है, हरियाणा में है। लोकटक झील ये कहाँ है, मणिपुर में है। तो लोकटक झील भी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्वालामुखी के तथ्य। अब हम लोग ज्वालामुखी के तथ्य को समझेंगे। अब समझते हैं क्या है ज्वालामुखी का तथ्य, इसकी रोचक जानकारी को हम लोग समझते हैं। देखो क्या लिखा है, ज्वालामुखी एक ऐसा पर्वत है, ज्वालामुखी एक ऐसा पर्वत है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों के एक कुंड में नीचे की ओर खुलता है। जब दबाव बनता है तो वो विस्फोट होता है। सबको पता है भैया, पृथ्वी के अंदर का जो भी गर्म लावा है, मैग्मा है, जो भी पदार्थ वो जब बाहर निकलती है तो उसे ही ज्वालामुखी कहेंगे। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी एक पर्वत के समान होता है, यानी अधिकार चीज ज्वालामुखी आप लोग को पर्वत पे देखने को मिलेगी।
विस्फोट में गैसें और चट्टानें खुले स्थान से ऊपर की ओर उछलती है, खुले स्थान से ऊपर की ओर उछलती है और हवा में लावा के टुकड़े को क्या करती है, भर देती है और यह फैल जाती है, जिससे विस्फोटकों के कारण लावा प्रवाह, गर्म राख प्रवाह, भूस्खलन, हिमस्खलन, राख का गिरना और बाढ़ आ सकती है। कहीं ना कहीं जो ज्वालामुखी फटेगा और फट के जब पृथ्वी पर गिरेगा तो इससे कहीं ना कहीं बाढ़ आने की संभावना, नदी का हिम विस्फोटों के कारण लावा प्रवाह क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म राख प्रवाह, भूस्खलन यानी भूकंप आने की संभावना होती है, हिमस्खलन यानी बर्फ पिघलने की संभावना होती है। और जब बर्फ अगर पिघल जाएगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर बाढ़ लाने की खतरा भी आ सकती है। क्या बोलता है नेक्स्ट, ज्वालामुखी के आसपास का खतरा क्षेत्र लगभग 20 मीटर के दायरे में फैला हुआ है, यानी 20 मील के दायरे में अगर ज्वालामुखी जब आएगा तो उसके 20 मील के दायरे में सभी की जान को खतरा हो सकती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, चूर्णित चट्टान यानी चुना वाला चट्टान से बनी ताजा ज्वालामुखी राख कठोर, अम्लीय, किरकिरी, कांच जैसी और बदबूदार हो सकती है। राख बुजुर्गों, शिशुओं और सांस की समस्या वाले लोगों को फेफड़े का नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी राख, उसकी हवा कहीं ना कहीं नाजुक इंसान के फेफड़ों को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। अब मान के चल भैया तू फुलझड़ी जलेली और जब कोई पटाखा फूटता है तो उसमें गंध आता है, उसमें गंध आता है, तो कहीं ना कहीं जब ज्वालामुखी फटेगी तो उसमें गंध आएगा और वो गंध क्या होगा, हजारीबाग बोलते हैं, वो गंध आपके वायु के साथ मिल जाएगा। किससे मिलेगा, वायु के साथ मिल जाएगा और कहीं ना कहीं जो भी दिल के मरीज होता उसके फेफड़े को खराब कर सकता है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी बिजली ज्यादातर विस्फोट के दौरान राख के बादल में होते हैं और सतह पर आने वाली राख के घर्षण से बनती है। इस बिजली के लगभग 200 लाइव दृश्य। अब कहीं ना कहीं क्या बोलता है, ज्वालामुखी बिजली ज्यादातर विस्फोट के दौरान राख के बादल में होती है। किसके बादल में होती है, राख के बादल में होती है और सतह पर आने वाली राख के घर्षण के घर्षण से बनती है और इसको कम से कम 200 बार लाइव देखा गया है। मतलब 200 बार से अधिक ज्वालामुखी को लाइव देखा गया है, यानी आंखों से देखा गया है लाइव, जिससे बादल का एक संग्रह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फटने वाला ज्वालामुखी सुनामी, अचानक बाढ़, भूकंप, मिट्टी का बहाव और चट्टान गिरने के कारण बन सकता है। अब कहीं ना कहीं ज्वालामुखी सुनामी, अचानक बाढ़, भूकंप, मिट्टी का बहाव और चट्टान के गिरने से भी कहीं ना कहीं जो ज्वालामुखी फटने का कारण बन सकता है। अब एक ज्वालामुखी है भैया, वो फट नहीं रहा है, फटल नहीं है। अब कम से कम पृथ्वी पर यह घटना अगर घटेगी, भूकंप आ जाएगा, मिट्टी का बहाव हो जाएगा, पृथ्वी से चट्टान गिर जाएगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ज्वालामुखी फट सकती है। क्या हो सकती है, ज्वालामुखी फट सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा, पृथ्वी के सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखी से बना है। किससे बना है, ज्वालामुखी से बना है। सतह 80% जो हिस्सा है वो ज्वालामुखी से बना है। समुद्र तल और कुछ पहाड़ अनगिनत ज्वालामुखी विस्फोटों से बने हैं। अब कुछ ऐसे समुद्र है और कुछ ऐसे पहाड़ है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से बने हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसीय उत्सर्जन ने पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण किया है। समझ ले भैया, कितना इंपॉर्टेंट चीज बोल दल को।
क्या बोलल कोई कि ज्वालामुखी से जो गैस निकला ने, ज्वालामुखी से जो गैस निकला वही गैस जब उत्सर्जन हुआ तो पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया है कि ज्वालामुखी से जो भी गैस उत्सर्जन हुआ है वो ज्वालामुखी पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, दुनिया में 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कभी भी आ सकता है भैया, आज हो तो कल भी आ सकता है, परसों भी, कभी भी आ सकता है, तो उसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। और पूरे दुनिया में 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से आधा से ज्यादा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। मतलब कि 500 में से आधा से ज्यादा जो ज्वालामुखी है रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर को घेरने वाला क्षेत्र है। अब रिंग ऑफ फायर मतलब आग का रिंग है, यानी आग का बना हुआ है जो कि पूरे प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। 500 से अधिक पृथ्वी पर यानी दुनिया में सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें से आधा से ज्यादा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो कि प्रशांत महासागर को घेरने वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा अमेरिका में सक्रिय ज्वालामुखी मुख्य रूप से हवाई, अलास्का, कैलिफोर्निया, ऑरेगन और वाशिंगटन में पाए जाते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका के हवाई, अलास्का, कैलिफोर्निया, ऑरेगन और वाशिंगटन, ये सब अमेरिका का ही शहर है। लेकिन उन क्षेत्रों के पास विस्फोट की सबसे अधिक संभावना है जहां कई लोग रहते हैं, हवाई और अलास्का में। अब हवाई जगह है और अलास्का जगह है, ये जगह कहाँ है? ये जगह अमेरिका में है, जिसमें बहुत सारे जनसंख्या के लोग रहते हैं। वहां ये सक्रिय ज्वालामुखी कभी भी फट सकती है, जिससे इन लोग की जान भी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल दिया है? ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज शांत और फुफकारने वाली या विस्फोटकों और धमाकेदार हो सकती है। तेज दरारें सैकड़ों मील तक फैलती है और सबसे ज्यादा नुकसान करती है, जिसमें सुनने की क्षमता का कम होना और कांच का टूटना शामिल है। कहीं ना कहीं ये जब ज्वालामुखी फटती है तो इससे क्या होगा? सुनने की क्षमता भी जा सकती है और इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि कांच भी तोड़ सकता है आवाज से और सुनने की क्षमता को भी खत्म कर सकती है। यही लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज शांत और फुफकारने वाली या विस्फोटक और धमाकेदार हो सकती है। शांत भी हो सकती है या फुफकारने वाले भी हो सकते हैं या फिर विस्फोटक और धमाकेदार भी हो सकती है, जिससे आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित करेगा और कांच भी तोड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है कि सबसे घातक विस्फोट जो ज्वालामुखी से हुआ है वो कहां हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। कहां हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। सबसे घातक विस्फोट इंडोनेशिया में हुए हैं, जिसमें भूखमरी, सुनामी, विस्फोट के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं सुनामी से विस्फोट से क्या क्या हुआ है? इंडोनेशिया में भूखमरी पैदा हो गया है, सुनामी आ गया है, राख प्रवाह और कीचड़ प्रवाह से हजारों लोगों की जान चली गई है। यानी सबसे जो शक्तिशाली विस्फोट ज्वालामुखी देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है? वो इंडोनेशिया में देखने को मिलती है, जिससे बहुत लोगों की जान भी चली गई है। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये आपके ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ आते हैं वो भी देख लिए, भारत की ज्वालामुखी को भी देख लिए और विश्व में दुनिया में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी है वो भी देख लिए। सबसे शांत ज्वालामुखी देख लिए, सबसे घातक ज्वालामुखी देख लिए।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ज्योग्राफी का जो लेक्चर है ज्वालामुखी वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम बार बार बोल रहे जो भी डॉट्स होता है वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये डॉट है। दूसरे दिन आपकी डॉट्स को क्लियर करेंगे क्लास में, दूसरे दिन आपकी डॉट्स को तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है पूछिए, वो दूसरे दिन आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। चलिए, ये थी आपकी सेमेस्टर 1, 2, 3 का एमडीसी पेपर जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 4 या 5 जो भी होगा। हाँ, लेक्चर नंबर 4 थी। ये आपके क्लास का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार बता रहा हूं कि एग्जाम अभी आपके कपार पर है, इसीलिए एग्जाम का ही तैयारी कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आप लोग की थ्योरी क्लास भी दी जा रही है सिर्फ एग्जाम बेसिस पे, सिर्फ एग्जाम बेसिस पे। जब हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे तो वो क्लास में आप लोग को पूरा डीपली जानकारी दिया जाएगा। कौन सा? डीपली जानकारी दिया जाएगा। और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस और जो भी अदर पेपर है उसकी तैयारी सेमेस्टर 2 में करवाई जा रही है मात्र 599 में। कितना में? 599 में। सेम कंडीशन सेमेस्टर 4 के साथ भी होती है मात्र 799 में। आप लोग तैयारी कर रहे हैं विद्या गैस से पढ़ के या जिससे पढ़ के, जो भी बुक है आप लोग के नॉलेज में, जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो है आप लोग तैयारी खाली रट जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? आप लोग को ज्ञान नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं मिल रहा है। पढ़ने का असली मकसद सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं, पढ़ने का असली मतलब है नॉलेज। ज्ञान, नॉलेज प्राप्त कीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए। ज्ञान रट्टू तोता मत बनिए, समझ के पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर आप समझ लेते हैं लिखी हुई बातों को तो आप खुद ज्ञानी बन जाते हैं। अगर आप रट लेते हैं तो ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। तो आप लोग हम लोग के साथ मिलके तैयारी को मजबूत बनाइए। तो वही बोल रहे सेमेस्टर 2 का जो मेजर पेपर है ओनली फॉर 599 में पॉलिटिकल साइंस का। सेमेस्टर 4 का जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल होगी और जो भी अदर पेपर होगी उसकी तैयारी मात्र 799 में। हम लोग पढ़ाएंगे ऐसा पूरा नॉलेज यानी डीप नॉलेज के साथ हम लोग आप लोग को क्लास देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप वो लिंक है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही नंबर भी दिया हुआ है जिससे आप लोग और भी क्वेरी और भी जानकारी ले सकते हैं। आपकी जो ये क्लास थी ज्योग्राफी की थी, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सारे दोस्तों को, सारे फैमिली को, सारे मेंबर्स को, जो भी ग्रुप में है, जो भी आप लोग ग्रुप में है, वो सारे स्टूडेंट्स को, वो सारे युवा को बता दीजिए JH एग्जाम प्लेक्स के बारे में। बताने के साथ हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द JH एग्जाम प्लेक्स से जुड़ जाइए और हम लोग के साथ मिलके अपने तैयारी को और भी मजबूत और बेहतर बनाइए। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।